हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशन कर्मचारियों। दोस्तों आज की जो अपडेट आ रही है सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ के तरफ से वकील और ईपीएस 95 के तरफ से जो वकील की दलीलें सुनी गई है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर जो आदेश आया सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। तो आइए आज की अपडेट क्या है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आइए जानते हैं। तो 11/8/2022 प्यारे दोस्तों, संशोधित ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दोपहर के भोजन के बाद सत्र में ईपीएफओ के विद्वान वकील श्री आर.एम. सुंदरम द्वारा दिए गए प्रस्तुति को फिर से शुरू किया गया। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि दो श्रेणी है, एक पेंशन भोगी संशोधन और सेवानिवृत्त और दूसरा जो संशोधन के बाद सेवानिवृत्त हुए और अभी भी सेवा में नहीं है, और इसलिए जिन्होंने उच्च पेंशन पर योगदान नहीं दिया वे अब नहीं चुन सकते। उन्होंने तर्क दिया कि अगर उच्च पेंशन की अनुमति नहीं है तो भी 36,000 करोड़ रुपए का घाटा है। उन्होंने तब उच्च पेंशन के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी है और इसमें पेंशनों की नियोक्ता के साथ सहमति नहीं दी, इसलिए अब वह उच्च विकल्प के हकदार नहीं है। ईपीएस 95 के तहत विकल्प स्वचालित नहीं है। श्री सुंदरम ने आरसी गुप्ता मामले के एक पैरा का हवाला देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत द्वारा 26(6) और 11(3) दोनों के तहत विकल्प अनिवार्य है। उन्होंने इस स्तर पर विकल्प की अनुमति न देने के अपने पक्ष में समर्थन न कराया। निर्णय के पैरा 25 का हवाला देते हुए यह एक अंशदायी पेंशन योजना है। श्री सुंदरम ने कुछ कन्फ्यूजन बनाने के प्रयास में 12 लाख मासिक वेतन लेने वाली कंपनियों को ईपीएफओ का उदाहरण दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जजों का क्या फैसला आया, आगे हम देख लेते हैं। अनिवार्य है, उन्होंने इस स्तर पर विकल्प की अनुमति न देने के अपने तर्क के समर्थन में नकार निर्णय के पैरा 45 का हवाला दिया, जो एक अंशदायी पेंशन योजना। श्री सुंदरम ने कुछ कन्फ्यूजन बनाने के प्रयास में 12 लाख मासिक वेतन लेने वाली कंपनी सीईओ का उदाहरण दिया। भारत सरकार के वकील श्री बनर्जी ने वित्तीय स्थिति के बारे में भी बात की, लेकिन बदले में जजों ने तर्क दिया कि क्यों नहीं आप इसे पहले अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लाए थे, जिसके लिए श्री बनर्जी ने जजों की संतुष्टि का जवाब नहीं दे सके। श्री बनर्जी द्वारा दिए गए तर्क के बीच में माननीय न्यायाधीश अनिरुद्ध बोध ने श्री बनर्जी से कहा कि सीबीसीटी और भारत सरकार द्वारा वैध रूप से अनुमोदित केवल उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के बाद आप लोगों ने आगे करने के लिए अदालत के पास आ रहे हैं। दोस्तों, एक बात पर हस्ताक्षर किया जो शुरू से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार पूरी कार्यवाही देख रहा है। 2/8/2022 से एक बात कह सकते हैं कि हर किसी ने ज़बरदस्ती अपनी दलीलें रखी है, चाहे ईपीएफओ गोल वकील हो या फिर पेंशन यूँ तो ईपीएफओ वकील की दलीलें हम सभी पेंशनर को हजम नहीं है, अच्छे स्वाद में नहीं होता, लेकिन उन्होंने माननीय बेंच को समझाने की पूरी कोशिश भी की थी। एक बार और कहा जा सकता है कि माननीय न्यायाधीशों की पूरी बेंच काफ़ी खुशी है और अग्रसित है। मुद्दे की कार्यवाही में जाने के लिए अपनी खोज का साधारण सवाल भी पूछने में शर्म नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ईपीएस 95 के तहत से जो न्यूज़ आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, यहाँ पर जो जजों की मीटिंग हुई और यहाँ पर जो सुनवाई हुई, सारा कुछ आप सभी को यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आप सभी को इस वीडियो से जो भी कुछ सीखने को मिला हो या जानने को मिला हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताऊँ और आप सभी उस रिपोर्ट के बारे में जान सके कि आप ईपीएफओ पेंशन धारक हैं, तो आपको रिपोर्ट जानना भी जरूरी है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।